तो हेलो दोस्तों, आज हम दो समतल कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में आज हम जानेंगे। और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये दो समतल कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व और दो समतल कुंडली में जो हमने स्वप्रेरकत्व के बारे में भी जाना था, और आज हम किस में जानेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व के अंदर जानेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैंने अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बारे में बताया था, और आज मैं बताऊंगा दो समतल कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, देन अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको डेरिवेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा आपको न्यूमेरिकल की क्लास दी जाएगी। ओके, जैसा कि आपको इस यहाँ से तुरंत ही पता चल रहा होगा, दो समतल लिखा है। क्या लिखा? दो समतल लिखा है, मतलब कि दो हैं। क्या कुंडली हैं? कैसे हैं? दो कुंडलियां हैं जो कि क्या है, समतल हैं, और इनका क्या ज्ञात करना है, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसके लिए आपको एक डेरिवेशन निकला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना दो समतल कुंडली परस्पर एक दूसरे, क्या दो कुंडलियां हैं वो परस्पर एक दूसरे पर क्या है, उनमें जो उनके पास उभयनिष्ठ अक्ष पर रखी। उभयनिष्ठ मतलब क्या हो गया कि एक ही अक्ष पर रखी गई है। ठीक है, एक ही अक्ष पर रखी गई हैं, और प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होनी चाहिए वो N1 व N2 होगा। ये तो नॉर्मली सी बात आप जानते ही होंगे कि यदि एक कुंडली में यदि उनका फेरों की संख्या देखें तो N1, दूसरी में देखेंगे तो N2, तीसरी में देखें तो N3, ऐसे ही बातें होती हैं। ठीक है, और उनकी जो त्रिज्याएँ हैं वो भी हम R1 और R2 मानेंगे, क्योंकि हम सेम तो नहीं ना, सेम फेरों की संख्या नहीं है ना। यदि हम फेरे ले रहे हैं तो उसकी जो त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, उनकी बदलती रह सकती है। और प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहनी चाहिए वो क्या नहीं बहनी चाहिए, I1 धारा बहनी चाहिए। और द्वितीय कुंडली में धारा नहीं बहेंगे क्या तब? नहीं नहीं नहीं, पहली कुंडली में जब हम धारा बहाएंगे तो I1 रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम पहली कुंडली में यदि धारा बहाते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में उसके कारण क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसी वजह से यही अन्योन्य प्रेरित कहलाता है। इसी वजह से क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, I1 कहते हैं। और है तो वहाँ पे यदि हम केंद्र पर देखें चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, μ0/2 I अपॉन R होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, B बराबर μ0/2 I अपॉन R। बट यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि I1 धारा बह रही है और ये R1 है त्रिज्या, तो यहाँ पे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, N1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि A की बात करें तो A बराबर क्या होता है, πr², मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, यदि मैं देखूँ वहाँ की द्वितीय कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, A बराबर πr²। तो A बराबर जब हम द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल निकालेंगे, A बराबर πr², तो πr² तो रहेगा, लेकिन द्वितीय कुंडली में कैसी है, उसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है, जिस वजह से क्या उसकी त्रिज्या R2 है। और यदि मैं चुंबकीय फ्लक्स निकालूं, यदि क्या चुंबकीय फ्लक्स निकालूं तो φ2 बराबर क्या होता है, BA। φ2 बराबर क्या हो जाएगा, BA। क्या हो जाएगा, φ2 बराबर के पास क्या हो जाएगा, BA। और लेकिन यहाँ पे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, N2 दोनों में N2 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये चुंबकीय फ्लक्स निकल गया। और यदि हम यहाँ B की वैल्यू रखें, क्या रखें, B की वैल्यू रखें, तो यहाँ पे आपकी B की वैल्यू क्या है, N2 वही रहेगा। यहाँ पे μ0 N1 I1 अपॉन में 2 R1 N2 φ2 इक्वल। ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर रहेंगी, जैसा कि मैं जानता हूँ। ठीक है, और यदि बात की जाए कि चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक, मतलब M बराबर आपका क्या होता है, M बराबर आपके पास होता है N2 φ2 अपॉन I1। ये आपका क्या होता है, गुणांक होता है। क्या, चुंबकीय प्रेरण गुणांक होता है। ओके, तो देन आपका N2 φ2 है, और यहाँ गुणा है तो कहाँ चलाएगा, ये भाग में चलाएगा। ठीक है, I1 गुणा में है तो भाग में चलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे M रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, हम M रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे A तो A रहेगा ना, A। ठीक है, यहाँ पे हम M रख सकते हैं, और M बराबर आपका μ0 N1 × N2
और ए रहेगा I1 हट जाएगा, ठीक है। क्यों हट जाएगा? क्योंकि आपका वो गुणे से कहाँ चला आया? डिवाइड में, भाग में चला आया। ओके, अब हम क्या जानते हैं कि ये तो आपके पास N1 N2 आ गया और आपका क्या आ गया यहाँ पे A आ गया, ठीक है। अब A बराबर आपने क्या पढ़ा? पाई आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या है R2 के लिए पाई आर स्क्वायर है R2, तो यहाँ क्या रखें? पाई आर स्क्वायर R। तो यहाँ पे ए के जगह पे यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट पाई को मैं यहाँ रख देता हूँ और N1 N2 और यहाँ पे R2 का स्क्वायर, देन अपॉन में क्या है आपके पास? 2R1 है। यही चीज़ें है ना, और कुछ आपके पास नहीं है। दैट्स। अब क्या जानेंगे? यदि क्रूड रख दिया जाए, क्या? यदि क्रूड रख दिया जाए, कहाँ? कुंडली के बीच में कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए या क्रूड कोई रख दिया जाए तो आपका क्या होगा वहाँ पे? तो उसकी एरिया मान लीजिए म्यू नॉट है ना, यहाँ पे म्यू नॉट यदि म्यू के बराबर हो जाए तो म्यू बराबर का क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर होता है। तो दैट्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तब म्यू नॉट और म्यू आर आ जाएगा। तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका म्यू नॉट म्यू आर इंटू N1 N2 और आपके पास पाई है और यहाँ R2 का स्क्वायर है और अपॉन में आपका क्या है? 2R1 है, ठीक है। ये किसके बराबर है? आपका M के बराबर है। हाँ, और देखेंगे यदि M बराबर किसके हो जाएगा तब आपका यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर अपॉन में आपका 2 इंटू यहाँ पाई N1 N2 और यहाँ पे आपका R2 का स्क्वायर और अपॉन में R1। दैट्स सो फाइन। आपके पास ये आ जाता है क्या? दो समतल कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपका आ गया अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। जहाँ M का मान क्या? ज्यामितीय संरचना अर्थात N1 N2 R1 R2 पर निर्भर करता है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? निर्भर करता है। और चुंबकशीलता म्यू आर पर भी निर्भर करेगा और उनके बीच रखे पदार्थ के सापेक्ष जो चुंबकशीलता म्यू आर उस पर भी निर्भर करेगा। अर्थात यह स्पष्ट है कि म्यू आर का मान यदि अधिक होने पर M का भी मान क्या होगा? अधिक होगा। और यदि R2 की मान अधिक होगी तो भी M अधिक होगा। N1 N2 अधिक है तो भी M का मान अधिक होगा। लेकिन जब R1 का मान यदि बढ़ा तो ये क्या होगा? घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। सिंपल सा बात, दैट्स फैक्ट। ओके, अब जानते क्या है? दो लंबी समाक्षीय परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में हम जानेंगे। ये मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद विस्थापन धारा की आवश्यकता के बारे में। ओके, बहुत ही ईजी है, बस चैप्टर खत्म होना है। एक लेक्चर आप प्रोवाइड करी जाएगी और आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एकदम ख़त्म। मान लीजिए द एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। और आपको न्यूमेरिकल का जो वीडियो मैंने कहा था वो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और क्या है? यादें के सब कुछ है तो मेरा ही हक है, तो मेरा ही हक है। अब हम जानते क्या है? दो लंबी समाक्षीय, क्या? दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो लंबी समाक्षीय दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व, बस ये है आपका पॉइंट, ठीक है। दैट्स फाइन। अब हम क्या जानते हैं इसमें कि यदि माना
कि दो S1 और S2 क्या परिनालिका हो, S1 और S2 ले लें, ठीक है, और S2 परिनालिका S1 परिनालिका को पूर्णतः घेरे रहे हैं। मतलब कि जो आपके पास S2 है ना वो S1 को क्या करे, पूरा ये S1 है और ये S2, तो ये क्या इसको पूरा घेरे है कि नहीं, ये S2 है, ये S1 है, तो पूरा ये क्या इसको घेरे हुए है। तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि पूरा क्या हो, घेरे, पूर्णतः घेरे हुए हो। तो माना कि यदि उसकी लंबाई L हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, समान है, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मानते हैं और लंबाई को हम L मानते हैं, और यदि दोनों के फेरों की संख्या देखी जाए तो N1 N2 हो जाए, ठीक है। और क्या यदि हम S1 में फेरों की संख्या N1 और S2 में फेरों की संख्या N2, तो देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, यदि फेरों की संख्या देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, स्मॉल N1 इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन में L, और यहाँ N2 बराबर कैपिटल N2 अपॉन L। ये आ गया आपके पास, हाँ आ गया। अब देखिए L क्यों समान है, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया कि इनकी लंबाइयाँ क्या समान है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान ही रहेगा। अब जानिए क्या, यदि S1 में I धारा प्रवाहित हो रही है और S1 में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, B1। तो आपका मान लीजिए आपके पास B1 बराबर क्या आता है, म्यू नॉट, और फेरों की संख्या क्या हो जाएगी N1, और ये लंबाई क्या हो जाएगी, सॉरी आप धारा कौन सी बाहर है, I1 धारा बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या N1 की वैल्यू क्या है, N1 अपॉन L, और यहाँ पे क्या है I है आपकी, यहाँ पे क्या है I है, ठीक है। बस अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे I1 धारा है लेकिन, ठीक है, I1 धारा भरी, आपको ये मिल गया। अब हम जानेंगे क्या B2, मतलब अब यदि हम B2 में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, किस में निकालें, B2 में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा, लेकिन धारा क्या होगी, हमेशा समान, सॉरी अभी मैं पहले फ्लक्स चुंबकीय में ही देखता हूँ, पहले हम B1 नहीं, यहाँ पे हम निकालते हैं पहले फाई निकालते हैं तो B1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, A का, तो म्यू नॉट N1 L इंटू I1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में A, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है। अब जानिए ये फ्लक्स क्या है आपके पास, फ्लक्स तो φ2 ही रहेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए आप इसमें n की मल्टीप्लाई कर दे, φ2 में यदि फेरों की संख्या क्या हो जाए, n हो जाए, तो यहाँ φ2 में फेरों की संख्या, सॉरी यहाँ हम φ1 देखेंगे ना, यदि हम φ2 में देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फेरों की संख्या n क्या रहेगी यहाँ पे N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा BA, दर्श आपका BA की वैल्यू किसके बराबर है, B1A। अब B1A की वैल्यू किसके बराबर है, इसके, तो N2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो N2 इंटू म्यू नॉट N1 अपॉन में L इंटू I1A, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। दर्श अब देखिए N1 N2 का एक साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका म्यू नॉट अपॉन कुछ नहीं, यहाँ पे N1 N2 I1A अपॉन में आपका यहाँ पे बचा L, ठीक है। बस अब आपको क्या जानना है, यहाँ पे फाई किसके बराबर होता है, MI के, क्या फाई बराबर क्या होता है, क्या होता है φ2 बराबर, यदि मान लीजिए चुंबकीय जो गुणांक है ये M1 से 2 तक, और धारा कौन सी बही है आपके पास, I1 धारा बहे। आपके पास यदि I1 धारा बह रही है तो हम क्या राइट करेंगे, फाई के जगह पे हम ये राइट कर सकते हैं कि नहीं, फाई के जगह पे हम ये राइट कर सकते हैं एकदम एब्सोल्युटली। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे M2I1 इक्वल, यहाँ पे आपका म्यू नॉट इंटू N1 N2, और यहाँ पे I1A अपॉन में क्या होता है आपके पास L, I1 से I1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास M12 इक्वल म्यू नॉट N1 N2A अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास L, यहाँ पे आपका 1 से 2 तक रहेगा, ठीक है। दैट्स सो फाइन। अब यदि मान लीजिए आपके पास M21 हो जाए, क्या यदि आपके पास M21 1 से 2 तक हो गया, अब यदि हम 2 से 1 तक देखते हैं, मतलब M21 देखते हैं, तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं, आपका वही आने वाला है, क्या आने वाला है आपका, वही आने वाला है।
तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब m1 से 2 और m2 से 1, सॉरी n बना दिया मैंने, m2 से 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, केवल m के, ठीक है। क्योंकि क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना। जब ये दोनों वैल्यूएं सेम मिलेंगी तो ये क्या m के बराबर नहीं हो जाएगा, सिंपल सा बात। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m के, और m क्या है यहाँ अन्योन्य प्रेरक गुणांक है, ओके। अब चलते क्या है, अब हम उनके बारे में जानते हैं। प्रभु जी बनते हैं, देखिए क्या है, अन्योन्य प्रेरक के प्रवाहित मतलब उनको प्रेरकत्व पर विभिन्न कारकों का प्रभाव के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है युग्मन प्रभाव। यदि मान लीजिए आपके पास यदि आपके पास स्वप्रेरक तो क्रमशः L1 व L2 हो और उनका अन्योन्य प्रेरक तो क्या हो जाएगा, तब m बराबर k और करड़ी में L1 × L2, ठीक है। यहाँ पे तब आपका क्या आ जाएगा, करड़ी में L1, जहाँ के क्या होगा, एक युग्मन गुणांक होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कारक के प्रभाव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने वहाँ पे बताया जो उसमें युग्मन बराबर, देखिए m बराबर k अंडर में L1 और L2, ये स्वप्रेरक तो है, ये क्या है आपका अन्योन्य प्रेरक गुणांक है, ठीक है। ये स्वप्रेरक गुणांक, ये में यदि L1 L2 हो तो यहाँ जो ये आपके पास जो k बच रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपके पास k बच रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास ये k बच रहा है ना, ये k आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, युग्मन गुणांक है। यहाँ पे k आपका युग्मन गुणांक है। ये फार्मूला आपके पास होता है, आपका ये क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है कि m बराबर अंडर में L1 L2, ठीक है। ये क्या आपके पास, यदि प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध हो तो युग्म को क्या कहते हैं, 100% कहा जाता है कि यह क्या है, अन्योन्य प्रेरण स्वप्रेरित कहा जाता है। और उस समय यदि k की वैल्यू तब क्या होती है, 1 होती है, ओके। और हम जानेंगे फेरों की संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है अन्योन्य प्रेरकत्व पर। तो फेरों की संख्या ये होती है कि यदि दो कुंडलियों में क्या होगा कि अन्योन्य प्रेरक तो m समानुपाती किसके होता है, m यदि मान लीजिए आप μ0 L और a को बंद कर दें तो m समानुपाती किसके हो जाएगा, n1 n2 के हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि m समानुपाती n1 n2 को होता है। अतः यह स्पष्ट हो गया कि आपका जो फेरों की संख्या जितनी बढ़ेगी और चुंबकीय प्रेरक तो गुणांक, मतलब चुंबकीय कह रहा हूँ, अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान भी क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। और क्रोड के प्रभाव के बारे में बात की जाए, क्रोड के पदार्थ का प्रभाव, तो यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता μr, जैसा कि मैंने अगली डेरिवेशन में सिद्ध किया था, μr क्या हो, μr को लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि यदि मान लीजिए आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है तो आपका वहाँ नर्म लोहा आ सकता है, को यदि बीच में हम रख देते हैं, जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि यदि हम रख देते हैं तो वहाँ पे क्या कि तो वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में μr क्या होता है, गुना बढ़ जाता है। मतलब कि μr का क्या हो जाता है, वहाँ पे गुणा हो जाता है, तो वो गुना उतना बढ़ जाता है। अब जानेंगे यदि दूरी के प्रभाव क्या पड़ते हैं। मतलब दूरी है अपॉन में L है ना, मतलब कि जितना दूरी कम उतना ही क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा होगा, और जितना ये ज़्यादा उतने ही ये क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपको इसे दूरी बढ़ती है तो उनके बीच चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, घट जाता है, और परिणाम स्वरूप कुंडली का अन्योन्य प्रेरक क्या हो जाता है, घटता है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ये बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ओके। अब यदि और मैंने युग्मन का प्रभाव बता ही दिया, दैट्स फाइन। अब अगली वीडियो आपको दी जाएगी विस्थापन धारा। क्या विस्थापन धारा के बारे में बताई जाएगी, और उसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिकें हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विस्थापन धारा तो एकदम भर भर के इंपॉर्टेंट है। विस्थापन धारा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। और जितने टॉपिकें मैंने बताई उतनी टॉपिकें आप पढ़िए, और ये दो तीन चार टॉपिकें ही डेली हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए आज हमने 6 चैप्टर ख़त्म कर दिया, दो तीन टॉपिक लेकर के। इसी तरह हम चलते रहेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म होता रहेगा, और चैप्टर 2 तक हमने न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया है, और 3, 4, 5, 6 की न्यूमेरिकल प्रोवाइड। अब इधर बीच पूरी जब तक जुलाई आपका 25 जुलाई या 26 जुलाई तक आपका पूरा न्यूमेरिकल चलने वाला है। इस चैप्टर खत्म होने के बाद पूरी आपकी जो वीडियो रहेगी पूरी न्यूमेरिकल ही दीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।